बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ग़िज़ा हमारी बुनियादी ज़रूरत है। जो ग़िज़ा भी हम खाते हैं वो ख़ुद ब खुद हज़म नहीं हो जाती, बल्कि इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम कर कर और खून में शामिल कर कर और इस काबिल बनाने में कि वो जिस्म में तवानाई पहुँचा सके, हमारे मैदे को बहुत काम करना पड़ता है। हम अगर इंसान की मिसाल लें तो इंसान भी अगर मुसलसल मेहनत करता रहे तो वो थक जाता है। मैदा भी इसी तरह है, अगर उस पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल दिया जाए तो वो भी थक कर अपना काम करना छोड़ देता है। रमज़ानुल मुबारक का महीना हमारे मैदे को रेस्ट देने का महीना है। आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है डॉक्टर आरिफ अमीन नवाज़ को, जो कि कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और इनका ताल्लुक़ फ़ातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से है। डॉक्टर साहब से हम बातचीत करेंगे मैदा और जिगर के अमराज़ के बारे में, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक के महीने में आप किस तरह ख़ुराक में एहतियात कीजिए और अपने मैदा और जिगर की हिफाजत कीजिए। तो डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जब भी हम मैदे की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में ख़्याल आता है वो मैदे के अल्सर का है। ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने में बहुत से लोग ये शिकायत करते हैं कि उन्हें अल्सर में दर्द हो रही है उसकी वजह से मैदे में। तो आप अल्सर के हवाले से स्पेशली हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? सर, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो ATV का और आपका कि आपने इस प्रोग्राम पे मुझे इनवाइट किया। अल्सर की प्रॉब्लम एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। अनफॉर्चुनेटली अल्सर के नाम के अंडर हमने बहुत सारी बीमारियों को इकट्ठा कर दिया हुआ है। अल्सर जो इटसेल्फ बीमारी है वो तो एक ज़ख़म है मैदे का या छोटी आंत का, जो आप एंडोस्कोपी वगैरह से डायग्नोस करते हैं। ये बीमारी जो हम आम ज़ुबान में जिसे अल्सर की बीमारी कहते हैं, किसी भी पेट के दर्द को हम अल्सर लेबल कर देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं ये क्लैरिफिकेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब हम बीमारियों की बात करेंगे तो इन सब हेडिंग्स में हम हर बीमारी के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे। सबसे पहले तो मैं प्योर अल्सर के बारे में बताता चलूँ। ऐसे लोग जिनकी एंडोस्कोपी से या किसी एक्सरे से अल्सर प्रूव हो चुका है और उनका ट्रीटमेंट जारी है, तो ये ट्रीटमेंट यूजुअली बड़ा कामयाब ट्रीटमेंट होता है। आजकल एक इन्फेक्शन है जिसको हम हेलिकोबैक्टर कहते हैं। H. पायलोरी या हेलिकोबैक्टर के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, जो ज़्यादातर डॉक्टर इस वक्त प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। ये एक बार दे दी जाए तो अल्सर की बीमारी ख़त्म हो जाती है। तो इन लोगों में ये सिम्टम्स नहीं होते। सो जब आप रमज़ान की बात करते हो और लेट्स से किसी को रिसेंटली अल्सर की बीमारी हुई, खुदा न खास्ता कोई ब्लीडिंग हुई या से सिम्टम्स बहुत शदीद थे, तो इन लोगों को पहली बात तो मेरे अंदाजे में रोज़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये रोज़ा जो है वो एक किस्म का टेस्ट है मैदे का, और ये इतना लोड और वज़न बर्दाश्त शायद ना कर पाए। प्लस दवाइयों का शेड्यूल ऐसा बन जाता है कई दफ़ा कि वो रोज़ा ना रख पाएँ। सो अगर आपको रिसेंटली डायग्नोज हुआ है प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, तो रोज़ा ना रखना बेहतर है। लेट्स से अगर आपको कुछ ऐसा पहले डायग्नोसिस हुआ और अब आप बेहतर महसूस कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आपने डॉक्टर से बात की, क्योंकि आजकल एक बड़ा एक आम सवाल है जो मरीज़ हमारे पास आते हैं कि जी डॉक्टर साहब रोज़ा रखूँ या ना रखूँ। तो अगर आपकी बीमारी पुरानी है और आप एक स्टेबल मेडिसिन पे चल रहे हैं तो उन लोगों में रोज़ा रखने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत अहम ये बात है कि जी जो आपको दवाई बताई गई है उसको रोके ना रोज़े में। और मेरे जहन में अल्सर की कोई दवाई ऐसी नहीं है जो रमज़ान के शेड्यूल में ना ली जा सके। ज़्यादातर दवाइयाँ एक दफ़ा या 2 दफ़ा लेनी पड़ती हैं, तो वो आप सहरी इफ्तारी में आप ले सकते हैं उसी तरह से। सो अल्सर के मरीज़ों में अगेन जैसे मैंने कहा कि रोज़ा उसी सूरत में रखा जाए अगर बीमारी पुरानी हो और स्टेबल हो। दूसरी जो बीमारी अल्सर के साथ हम ग्रुप कर देते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, उसको हम डिस्पेप्सिया भी कहते हैं। डिस्पेप्सिया जो है तेज़ाबियत, जिसको तेज़ाबियत जो है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि पेट की किसी भी दर्द को आप कह सकते हैं, आप ऊपर के हिस्से में जो भी दर्द होगी उसको हम तेज़ाबियत या डिस्पेप्सिया कहते हैं। इसकी कई वजूहात हैं, अल्सर उनमें से एक वजह है। इन मरीज़ों में भी एक रेगुलर इंटरवल पे या वक्फे से डाइट लेना बेहतर होता है। सो मैं इन लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि आजकल वैसे भी रोज़े बहुत लंबे क्योंकि नहीं हैं, ये भी रोज़ा रख सकते हैं। आप एक आधा रोज़ा रख के पहले ट्राई कर लें कि आपका दिन कैसा गुजरता है। बट जब भी आप खाएं तो वो बहुत थोड़े अमाउंट में लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टमक पे लोड डालना इन लोगों के लिए बेहतर नहीं होगा। इसके साथ साथ जो दवाई आप ले रहे हैं वो लेते रहिए, उसमें आप ना करें। लास्ट बात ये कि तीसरी किस्म जो हम अल्सर में लेबल कर देते हैं वो
हमारी एसिडिटी या जिसको हम गर्ड कहते हैं, जो तेज़ाब ऊपर आता है, छाती में जलन करता है या मुंह में कड़वा जायका करता है, वो भी इसी अल्सर में हम कैटेगरी में हम यूजुअली लेमैन उसको आइडेंटिफाई करते हैं। ये वो लोग हैं जिनकी बीमारी थोड़ी सी डिफरेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये लोग खाने के फ़ौरन बाद लेट जाएं तो ये इनकी अलामात बढ़ जाती हैं। इसी तरह बहुत पेट भर के खा लें तो फ़ौरन तकलीफ़ का शिकार हो जाते हैं। इन लोगों को भी अगेन ये मशवरा होगा कि थोड़ी ग़िज़ा लें, वक्फे से लें, और सबसे जो बड़ी एहतियात मैं लोगों को बताता हूँ कि जी खाने के फ़ौरन बाद आप लेट ना जाएं, थोड़ी सी वॉक कर लें, थोड़ी सी वॉक कर लें। क्योंकि देखिए टेंडेंसी ये होगी जी कि इधर आपने रोज़ा रखा, सहर ख़त्म हुई और साथ ही नमाज़ पढ़ के आप लेट गए, और खाए भी आप लोगों ने पराठे होते हैं, सब लोगों ने लस्सी पी होती है। सो आई थिंक वो थोड़ा सा फिर उसमें प्रॉब्लम्स का ख़दशा है। सो प्लीज़ नमाज आराम से पढ़ें या ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, थोड़ी वॉक कर लें और फिर लेटें। अगर काम पे जाना चाहें उसके बाद तो वो तो उससे भी बेहतर है। रात को भी मैंने देखा जी लोग अपने वो बिल्कुल एंड ऑफ द डे पे सोने से पहले ग्लास दूध का पी लेंगे। सो ये जो रिफ्लक्स के पेशेंट्स हैं इनके लिए वो भी मुनासिब है। अच्छा डॉक्टर साहब, डाइटरी हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जैसे बहुत लेबल करते हैं कि जो तेज़ मिर्च मसाला जात हैं ये एग्रीवेट करते हैं अल्सर के सिम्टम्स को, इसके अलावा भी कोई डाइटरी फैक्टर्स हैं जो अल्सर के पेशेंट्स को अपने ध्यान से देखने चाहिए? जी आई थिंक इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। अब ये देखिए कि रमज़ान में हमारा हॉलमार्क मिर्च मसाले और तली हुई चीज़ें हैं। अगर आप अल्सर की बीमारी को देखें, रिफ्लक्स को देखें, डिस्पेप्सिया को देखें, तो ये तीनों बीमारियां इन चीज़ों की वजह से ख़राब हो सकती हैं, वर्सन हो सकती हैं। सो बिल्कुल इनकी एहतियात होनी चाहिए। मिर्च मसाला हल्का होना चाहिए। काली मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं डॉक्टर साहब? जी अगेन वो एक वो मिथ है कि जी काली मिर्च या लाल मिर्च, आई थिंक मसाला कोई भी हो तेज़ होगा तो वो नुकसान करेगा। सो हम ये नहीं कह रहे कि फीका खाना खाएं, बट म्याना रवि रखें। दी अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप जो तली हुई चीज़ें हैं, हम पकौड़े, समोसे, ये सब कुछ बहुत रमज़ान में इन पे ज़ोर होता है। तो ये जो हैं ये अगेन अल्सर के मरीज़ों को, रिफ्लक्स के मरीज़ों को तंग करेंगे। सो अगर प्लीज़ आपने चखना है तो एक आधा पकौड़ा चख के रुक जाइए, और चीज़ें ले लें, फल ले लें, चाट हल्के मसाले वाली ले लें, तो वो सब चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। डॉक्टर साहब, ये तो हमने मैदे के इमराज़ की बात की। देखा गया कि जिगर के जो इमराज़ हैं वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हेपेटाइटिस, काला यरकान जिसे कहते हैं, उसके बहुत से मरीज़ हमें नज़र आते हैं। बहुत तेज़ी से हमारे मुल्क में ये बीमारी फैल रही है। तो इस सिलसिले में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक तो इस तेज़ी से फैलती हुई बीमारी की वजह क्या है? क्या हम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं कि हम इससे बच सकें और इसको कैसे डायग्नोज अर्ली कर सकें? और दूसरा कि इन मरीज़ों के लिए रमज़ान के हवाले से कि ये रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रोज़ा रख सकते? आई थिंक ये भी एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल है। ये एक बहुत ही आम प्रॉब्लम है। जैसे आपने कहा, हमारी जो लोकल स्टडीज़ हैं बताती हैं कि तकरीबन 4% आबादी हेपेटाइटिस सी का शिकार है, और हमारा ख्याल है कि तकरीबन 4% आबादी ही हेपेटाइटिस बी का शिकार है। सो बहुत ही एक आम बीमारी है ये। अनफॉर्चुनेटली इसके फैलने की वजूहात ऐसी हैं जो कि बहुत हद तक प्रिवेंटेबल हैं, जिनसे हम बचा जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हेपेटाइटिस बी जो है ये खून अगर स्क्रीन सही तरह से ना हुआ हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट साफ़ ना हो, सिरिंजेस के दोबारा इस्तेमाल करने से, ये इन सब चीज़ों से फैलती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए लेजिस्लेशन आना बहुत ज़रूरी है कि हम ये प्रिवेंट कर सकें। हेपेटाइटिस सी भी इसी तरह से फैलता है। एक और जो चीज़ हमारे मुल्क में ट्रेंड नोट किया गया है वो ये कि जिन फैमिलीज़ में हेपेटाइटिस सी होता है उसमें ये बहुत कॉमन है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आम पॉपुलेशन में 4% है, तो जिन फैमिलीज़ में एक बार हेपेटाइटिस सी आ जाए उनमें अप टू 16% हेपेटाइटिस। ये मौरूसी है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, मौरूसी नहीं है, लेकिन ये कि ये स्प्रेड होता है एक दूसरे से। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे सेटअप में बहुत लोग टॉवल्स शेयर करते हैं, शेविंग रेजर्स शेयर किए जाते हैं। आई थिंक ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप प्रिवेंट कर सकते हैं। लास्टली, ऑल्दो अनफॉर्चुनेटली हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, हेपेटाइटिस बी की बहुत वैक्सीन मौजूद है और बहुत इफ़ेक्टिव है, और बहुत सारे मुल्कों मसलन ताइवान ने इसकी वजह से कम्प्लीटली कंट्रोल कर लिया है इस बीमारी को। तो आई थिंक हमारी एक एफ़र्ट तो की जा रही है। ये वैक्सीन अब EPI, ये हमारा जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम है उसका हिस्सा भी है, बिल्कुल उसमें शामिल है। तो उस लिहाज से गवर्नमेंट की बहुत कोशिश है कि इसको प्रिवेंट किया जा सके। इसके बावजूद ये फिर भी हम अगर इस लोग अपने ऑडियंस में देखें तो बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीनेट नहीं हुए। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है कि सब लोग वैक्सीनेट हों इसके लिए। हेपेटाइटिस बी और सी के साथ अगर आप दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसे हेपेटाइटिस हैं जो खुराक से स्प्रेड होते हैं,
हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, ये वो बीमारियां हैं जो तकरीबन वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इरेडिकेट कर दी हैं, लेकिन हमारा ये अभी तक एक बहुत बड़ा मुश्किल हम इसका सामना कर रहे हैं, क्योंकि ये डाइट से होती हैं। तो अगेन बाज़ार से खाना खाने में या घर में बेहतियाती करने से बीमारी फैल सकती है। पानी भी एग्जैक्टली सो पानी भी अगर साफ़ ना हो तो रमज़ान में हमारी टेंडेंसी ये होगी कि हम बाहर से बहुत ज़्यादा खाते हैं। हाँ, इफ्तार तो पार्टियों का इतना बिल्कुल, ट्रेंड है, और जी। घर में भी जब अफ्तारी करें तो बाजार से दही भल्ले और जी, समोसे और बिल्कुल। पकौड़े आ रहे होते हैं। वो अनफॉर्चुनेटली वो सब चीज़ें, और पर्टिकुलरली मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि अगर आप टोटल कंट्रोल ना भी कर सकें तो कम से कम जो चीज़ें कुक्ड नहीं हैं, चटनी हो गई या दही भल्ली में भल्ले में डाली जाने वाली सब्ज़ी हो गई, या वो जो दही भल्ले में इवन पानी मिलाते हैं, उसमें कुछ एहतियात ज़रूरी है। मैं इसके साथ साथ जो हमारे वेंडर्स हैं, दुकानदार हैं, उनको भी मैसेज दूंगा कि जी ये आप भी इस पब्लिक हेल्थ एफर्ट में बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं बाय सिंपली बॉइलिंग द वाटर जो आप यूज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक ये हर बीमारी की एक प्रिवेंशन मौजूद है जो इलाज से कहीं बेहतर है। तो ये ज़रूरी है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें और ख़ुद अवेयर हों कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है उसको। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं चाहूँगी आपसे कि रमज़ान मुबारक के हवाले से मैदे और जिगर के मरीज़ों को आप कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शंस देना चाहें, कोई टिप्स देना चाहें रमज़ान के महीने के हवाले से। तो आई थिंक इसमें 2-3 मैसेजेस हैं, पैगामात हैं मेरे अपने ऑडियंस के लिए। पहली बात तो ये कि प्लीज़ दीन ने बहुत आपके लिए गुंजाइश छोड़ी है कि अगर आप बीमार हैं या किसी क्रॉनिक बीमारी का शिकार हैं तो रोज़े ना रखें। और आई थिंक इस सूरत में सदका दे देना या जो भी आपके आलिम आपको एडवाइस करें वो करना बेहतर है, बजाय इसके कि ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, आपकी जान के लिए ख़तरा बन जाए। अल्सर के मरीज़ जी रोज़ा रख सकते हैं प्रोवाइडेड बीमारी रिसेंटली ना शुरू हुई हो, और अपनी दवाइयाँ रेगुलरली यूज़ करें। इसी तरह तेज़ाबियत के मरीज़ खाना जल्दी खा लें, खाने के फ़ौरन बाद लेटें ना, और दवाइयाँ अपनी लेते रहें। जिगर के मरीज़ों में जिनकी बीमारी ऐसी है जहाँ जिगर पूरा काम नहीं कर रहा, उनको रोज़ा नहीं रखना चाहिए। जिनका जिगर मुकम्मल काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है, वो लोग डेफिनेटली रोज़ा रख सकते हैं, बट एहतियात के साथ। और लास्टली ये कि प्लीज़ खाने पीने में, ख़ास तौर पे बाज़ारी खाने में, जो हेपेटाइटिस ए और ई की हमने जिक्र किया, उसकी प्रिवेंशन के लिए ज़रूरी है कि जो अनकुक्ड चीज़ें हैं बाज़ार से वो कम खाई जाएँ, और कोशिश ये की जाए कि घर का साफ़ सुथरा खाना खाया जाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से बेहतर है कि आप एहतियात करें। अपने खाने पीने की रूटीन में ज़रूर सफाई और सुथराई का ख्याल रखिए। हमें लिखिए कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है, और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चंस हैं तो हमसे कांटेक्ट कीजिए। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।